आपको गणित की 1.2 प्रश्नावली बताने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला है अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है इनको। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि एक बार कटने के बाद वो संख्या दोबारा से नहीं कटनी चाहिए, तो ऐसे टुकड़ों में हमें व्यक्त करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 140। तो 140 ये लिखा हुआ है, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करनी है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 आ गया। फिर 2 से 35 आ जाएंगे। फिर 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2, ये 2 बार हैं तो इनको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, 156 पे। तो इसका हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 नेम 18। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। फिर 3 से 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 से कटेगा क्योंकि ये 13 अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3835 को देखते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होगा ये लिख लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए 2, कितनी बार हैं 2 बार, तो इनको हम लिखेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद 3 गुणे 13। अगर 2 की पावर 2 ना लिखें, 2 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तब भी सही होगा। ठीक है, अब आगे तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में 3825 है, ये 35 नहीं है, ये 25 है आपकी बुक में, तो इसको सही कर लेंगे। अब हम इसे काटते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौकू 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर इसके बाद 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 35, 5 सत्ते 35। 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17। अब ये हमारा गुणनखंड हो गया। ये जो गुणनखंड था ये इस वाले का था, ठीक है। ये जो गुणनखंड हमने लिखा है ये पहले सवाल का है। अब इसका हम गुणनखंड लिखने जा रहे हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 3 2 बार हैं तो 3 की पावर 2, 5 2 बार हैं तो 5 की पावर 2 और फिर 17 है। ठीक, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह हम इन दोनों को भी कर सकते हैं। ये दोनों हम अपने आप करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको आप स्वयं घर से करिए, अगर कोई समस्या हो तो बताइए। नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ये दिया 26 और 91, ये 2 पूर्णांक दिए हैं, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करना है। तो देखते हैं, 26 का हमने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे पहले, फिर 13 से काटेंगे, फिर उसके बाद 91 का करते हैं, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 तियाँ 21। इसके बाद अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब ये हमारे दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब यहाँ हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और जो मिलते हुए पद होते हैं वही एचसीएफ होता है। गुणनखंड जब हम करते हैं तो 2 गुणनखंडों में जो मिलते हुए पद होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखते हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है नहीं कहीं, इसमें 13 है, इसमें 13 भी हैं, तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा 13 हो गया। इसके बाद में एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड द्वारा एलसीएम भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले पहला वाला देखेंगे जो हमने गुणनखंड पहले नंबर पे किया था। जो पहले नंबर गुणनखंड किया है उसको हम 13 और 2 किए हैं,
इन दोनों को ले लेंगे। ठीक, पहले वाले गुणनखंड के सारे ले लिए और दूसरे वाले गुणनखंड से हम मिलाएंगे इनको। दूसरे वाले गुणनखंड में जो कौन सा मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 हमें नहीं लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको ले लिया हमने। तो यहाँ पर होगा 7, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 की जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 इसका क्या हो जाएगा, 182 इसका हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 182 हो गया। अब वो कह रहा है इसकी जांच भी कीजिए, तो हम इसकी जांच करके देख लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो देखो, जांच करने के लिए ये नीचे फार्मूला दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। और ये नियम भी है कि अगर दोनों संख्याओं की गुणा करें तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर ही, गुणनफल के बराबर ही होगी। तो देखते हैं, यहाँ हमने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर सबसे पहले गुणनफल दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम हमारा कितना आया, 182, और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा कितना आया था, 13। अब इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे। इनकी दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए, इनके दोनों की गुणा आनी चाहिए 2366, दोनों गुणा की 2366 करके देख लो। 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 13 एकम 13 और 10 23, सही है। LHS बराबर RHS। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो हम तुम लोगों को बताते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर में उन्होंने दिया है, क्या दिया है, 510 और 92। ठीक है, 510 दे रखे हैं और 92 यानी 92 दे रखा है। तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड करना आप लोगों को आ गया होगा, इससे पहले हमने सिखाया और इस बार भी मैंने इनमें भी करवाया है। तो अब यहाँ पर भी सीखते हैं, अगर कुछ लोगों को डाउट है तो यहाँ पर सीख लें। तो यहाँ देखते हैं हम किससे काटेंगे, 2 से। 2 दूनी 4, अब यहाँ पर 1 बच गया और 1 11 हो गए, 2 पंजे 10। अब यहाँ 1 बचा है तो 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर 2 से कटेंगे नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जो जिसके लास्ट में सम संख्या हो। तो यहाँ पर 0 है, ये कट जाएगा, ये 5 है तो नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर हम किससे काटेंगे, 5 से काट लेते हैं। 5 25, 5 एकम 5, क्या 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचे, 3 7 21। फिर उसके बाद 17 एकम 17। इसे 3 को हमने बाद में लिख दिया, पहले भी लिख सकते हो आप, कोई इससे समस्या नहीं है। यहाँ पर अब 2 से काटते हैं। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 2 चौकू 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्या है। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। फिर 23 से ही कटेगा क्योंकि 23 क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। 23 एकम 23, ये कट जाएगा। अब इसके बाद में हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मैंने बताया है कि जो मिलते हुए पद है वही एचसीएफ होता है। कौन कौन से दोनों में मिल रहे हैं, तो दोनों में हमारे 2 और 2 मिल रहे हैं, बाकी कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, पहले वाले सवाल में क्या बता रखा है कि पहले के सारे उतारने हैं हमें। 2 5 गुणे 3 गुणे 17 उतार लिए। फिर दूसरे से मिलाएंगे। ये 2 देखो यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसे नहीं लेना है। बाकी का 1 2 ये हो गया और 23 हो गए, ये दोनों ले लेंगे। 2 गुणे 23। अब इनकी सबकी गुणा कर लेंगे। देखिए इन सबकी गुणा तो पहले की तरह है, 17 तक की कितनी है, 510 होगी। तो ये हमारे हो गए 510 गुणे 23 से गुणा करेंगे तो 23,460। अगर गुणा करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। 23,460 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया कि हम इनकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए देखो, जांच करने के लिए हमारे पास 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, ये हमने कर लिया। 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन सी है, 510 गुणे 92। एचसीएफ कितना है, 2 और गुणे 23,460।
60, 46,920, 23 दूनी 46,920 दोनों का गुणनफल आ जाएगा। दोनों एक बराबर है, इसका मतलब ये हमारा सही है। LHS बराबर RHS। अगर बराबर नहीं होंगे तो ये HCF या LCM कुछ ना कुछ एक गलत है। 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन 2 में बताया था उसी प्रकार से इनको करने हैं, लेकिन इसमें जांच करने के लिए नहीं कहा है उसने सिर्फ कहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनको ज्ञात करते हैं। देखो पहला 12, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। दूसरा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। याद करते हैं HCF। HCF याद करने का तरीका, मिलते हुए पद कौन कौन से मिल रहे हैं? 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 3 है, इसका मतलब HCF कितना हो गया? 3 हो गया। LCM याद करते हैं। LCM याद करने के लिए पहले के सारे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 सभी लिख लिए, पहले भी बताया था आपको, 2 गुणे 2 गुणे 3 सारे लिख लिए पहले के। दूसरे में देखा 3 यहाँ मौजूद है, नहीं लेंगे, 5 उतार लिए। तीसरे से मिलाया, ये 3 भी यहाँ मौजूद है, तीसरे से अलग से मिलाएंगे तो 3 यहाँ मौजूद है, 7 नहीं है तो 7 ले लेंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे, गुणा शायद इनकी आएगी 420, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक, सही है। आगे देखते हैं 17, 17 एकम 17, 17 से कटेगा। 23, 23 एकम 23, 23 से कटेगा। 29 एकम 29, 29 से कटेगा, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए जो एक खुद अपने आप से ही कटेंगी। तो यहाँ पर HCF निकालते हैं, HCF। अब ये देखने वाली बात है, जब कोई भी संख्या ना मिले तब HCF कितना होता है? 1 होता है, याद रखो। जब हमारी कोई भी संख्या नहीं मिलेगी, मिलते हुए पद HCF कहलाते हैं। यहाँ पर कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा HCF 1 होगा। और LCM निकालना पड़ेगा, LCM 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनकी सबकी गुणा कर लेंगे और इनकी गुणा सबकी कितनी आएगी जाके? 11,339। चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657, ये 2 पूर्णांक है, इनका HCF दिया हुआ 9, LCM इन दोनों का ही LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें अभी जांच करवाई थी थोड़ी देर पहले कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो उसी मेथड से हम करते हैं इसको। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख लेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं दे रखी हैं, ये दोनों एक ही संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 306 गुणे 657, HCF दे रखा है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह पर LCM ही रहने देंगे। और LCM ज्ञात करना है तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, भाग में 9 आ जाएंगे, एक गुणे में है तो भाग में पहुंच जाएंगे। अब 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 2 बचे 9 तियां 27। अब इनकी गुणा कर लेंगे 306 और 73 की आंसर होगा। ठीक, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हम बताते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी या 2 से विभाज्य होगी अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में पाँच या 2 होंगे।
परंतु ये संभव नहीं है चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में दो गुणे तीन ही होंगे, तीन ही हो सकते हैं। अतः 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए, अगर कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होती है, जीरो पर समाप्त होती है, जैसे मान लो 10 है, तो वो तो या तो 2 से कट जाती या 5 से कट जाती, 5 दूनी 10। लेकिन तो उस संख्या में गुणनखंड 2 मिलते जाके, 2 या 5 मिलते हैं। तो अगर कोई जीरो पर संख्या समाप्त होती है तो वो 5 से कटेगी, 5 से विभाज्य होगी या फिर 2 से विभाज्य होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 या 2 होने चाहिए, 2 होंगे। अगर भाई जीरो पर समाप्त होगी तो 5 या 2 होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर चेक किया, इसलिए क्या चेक किया कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में भाई 2 3 6, 2 और 3 ही होंगे। अतः कहने का मतलब है इसलिए संभव नहीं है। अतः 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य अभाज्य पता ही होंगी। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप खुद से कटें या फिर 1 से कटें, बाकी सारी संख्याएं अभाज्य होती हैं। यानी कि अभाज्य संख्याओं भाज्य होती हैं, सॉरी, बाकी सारी संख्याएं भाज्य होती हैं। भाज्य संख्याओं में कई गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य में सिर्फ अपने आप खुद से या 1 से। यानी कि अगर 13 अभाज्य है तो 13 गुणे 1 ही होगा, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड 7 ही नहीं हो सकता है। अगर 13 गुणे 2 कर दो तो ये 26 अभाज्य संख्या नहीं रह गई, भाज्य है ये। तो हम आपको इसमें इसी बारे में बताते जा रहे हैं। इसी में पहला दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। आप देखेंगे, इसमें जब हम देखेंगे तो ये गुणा में दी हुई है, ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक संख्या है। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इनमें से हमने कॉमन ले लिया कितना? 13, दोनों तरफ 13 है। 7 गुणे 11 प्लस 13 बचा यहाँ पे, नहीं सॉरी 1 बचा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर 13, 11 सतह कितने हो गए? 77 और प्लस 1। अब यहाँ 13 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह, 77 और 1 78। तो इनके 2 गुणनखंड आ गए, तो इसलिए ये क्या हो गई? संख्या भाज्य है। अगला क्वेश्चन, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इनका हम क्या करेंगे? देखो, ये पूरी एक संख्या है, 5 इधर भी है, 5 इधर ही है, इधर भी है, 5 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। तो अंदर बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 नहीं आएंगे, कट जाएंगे, प्लस 5 एकम 5। अब इनकी जब हम गुणा करेंगे, बीच में गुणे का चिन्ह, तो इन सबकी गुणा जो होगी जाके 1008 हो जाएगी प्लस 1। तो जो कुल मिला के हो गए जाके 1009। तो ये भी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख दिया भाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य होती तो इसके 5 अभाज्य है, उस अभाज्य संख्या के साथ में 1 आता गुणे में, तो अभाज्य होती है। इसके साथ में और कोई अगर है तो वो भाज्य ही होगी। ठीक, काट दो। 7 में दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को इस मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सबसे पहले तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? तो सोनिया को
वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में लगता है समय बराबर 18 मिनट। इसके बाद रवि है। रवि को वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में उसी वही वृत्ताकार मैदान है, उसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अभी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये अब दोबारा से कब मिलेंगे आके? एक तेज चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, तो दोबारा कहीं ना कहीं पर वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर बीच में मिल जाएंगे आके। तो वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब है हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए वो पुनः कहाँ मिलेंगे, तो हम देखते हैं। तो पुनः वो मिलेंगे कहाँ पर? पुनः मिलेंगे 18 तथा 12 का एलसीएम जो आएगा उतने ही समय बाद वो दोबारा से मिलेंगे। तो हम देखते हैं 18 को निकालकर, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। और एलसीएम निकालना है हमें इसका। तो एलसीएम में पहले के सारे ले लेते हैं, हमें पता ही है 2 गुणे 3 गुणे 3, और इसके बाद में दूसरे से मिलाएंगे। 2 हमारे पास हैं, ये 1 2 नहीं है, एक ही है केवल, तो 1 2 लिख लिया, और 1 3 भी है हमारे पास। ठीक है, 2 और 3 ये दोनों हैं, ये नहीं है, इसे लिख दिया। अब इनकी गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। यही तुम्हारा